इंडिया वर्सेस कोरोना कॉन्क्लेव, हमारी ये बड़ी कवरेज कोरोना को मात देने के लिए सिर्फ एक छोटी सी कोशिश है ताकि आप तक हम सही जानकारी पहुंचा सकें उन लोगों के जरिए जो खुद कोरोना के बीच में मौजूद हैं, कोरोना का इलाज कर रहे हैं और कोरोना से बचने के तरीके बता सकते हैं। इसी कड़ी में इस वक्त हमारे साथ एक और अपने देश के बहुत बड़े डॉक्टर अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन है मेदांता हॉस्पिटल के। डॉक्टर साहब, बहुत 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 शुक्रिया अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए वक्त निकालने का। मैं एक छोटी सी चीज़ के साथ शुरुआत करना चाहूँगा। हम सब के लिए, हम पत्रकारों के लिए आज का दिन वाकई में बहुत ही दुखी है, दुख पहुँचाने वाला है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शेष नारायण जी, जिनके साथ हम सब ने कभी ना कभी काम किया है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज सुबह उन्होंने अंतिम सांस ले ली और पिछले कुछ दिनों से नोएडा के अस्पताल में भर्ती थे। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में पढ़ रहा था अभी डॉक्टर साहब, उनको दोनों टीके लग चुके थे, वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी और दूसरी डोज को लगे हुए भी 2 हफ्ते से ऊपर होने का वक्त आ गया था। फिर ऐसा क्यों हुआ? क्या 2 वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड हो सकता है और वो फेटल हो सकता है? सुमित जी, इस ई कॉन्क्लेव में बुलाने के लिए एबीपी न्यूज का धन्यवाद और सभी देशवासियों को मेरा सादर नमन। सबसे पहले मैं श्री सिंह को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं। वो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनकी पत्रकारिता से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है और उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत करता हूं। जब वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल्स हुए थे सुमित जी, तो उसमें जो रिजल्ट्स आए थे तो उसमें 2 ग्रुप्स थे, एक जिनको वैक्सीन लगी थी और दूसरा जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। और जब दोनों ग्रुप्स को बाद में इन्फेक्शन को एक्सपोज किया गया था तो यह देखा गया था कि जिस ग्रुप में वैक्सीन लगी थी उसमें 70 से 80% लोगों को इन्फेक्शन नहीं हुआ था, 20 से 30% लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और जिनको इन्फेक्शन हुआ था उन्हें माइल्ड था, उनको सीरियस डिजीज नहीं हुई थी, वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी और उनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। ये थे दोनों वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट्स, जिसके बेसिस पे हमने हमेशा ये माना था कि वैक्सीन लगवाने से आपकी सीरियस डिजीज से करीब करीब पूर्ण प्रोटेक्शन हो जाता है। पिछले 2-3 हफ्ते में जिस तरह से संक्रमण पूरे देश में फैला है, उसमें कुछ डॉक्टर्स भी, कुछ नर्सेज भी, पत्रकार भी और दूसरे अन्य फ्रंटलाइन वर्कर्स भी जो वैक्सीनेटेड थे, उनको कुछ को नंबर पिछले साल से कहीं कम है, लेकिन कुछ को सीरियस डिजीज भी हुई है और जैसा कि श्री सिंह के साथ हुआ, कुछ की डेथ भी हुई है। तो सुमित जी, ये फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट और जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है जिसमें करोड़ों की संख्या में वैक्सीन लगी है, ये उसका एक डिफरेंस है। इस पर एक्चुअली गहन अध्ययन किया जाना चाहिए कि जिन लोगों के साथ ये हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके क्या कारण थे और इसमें गहन रिसर्च करके एक हार्ड डेटा इसका आना चाहिए। तो इस समय मैं इस सवाल का जवाब उससे दूंगा क्योंकि हम एक वैक्सीनेशन के मामले में बहुत अहम मोड़ पे हैं कि वैक्सीनेशन आज भी सीरियस डिजीज से बचने का और वैसे भी डिजीज से बचने का हमारा सबसे इफेक्टिव उपाय है। शायद ये 100% इफेक्टिव, मतलब 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ नहीं दे रहा है ग्राउंड पे, बट फिर भी मैं सभी देशवासियों से अपील करूंगा कि इस समय जब भी उनका नंबर आए, वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। ये जो दुखद घटनाएं हो रही हैं, यह इस समय इंटेंस रिसर्च का सब्जेक्ट होना चाहिए, जिससे आने वाले समय में आंसर्स निकल के आएंगे। इसी से लीड करता हुआ एक सवाल डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहता हूँ, जो शायद आपकी कम्युनिटी जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो ज़्यादा अच्छे से एड्रेस कर सकते हैं हम लेमेन्स के मुकाबले। क्या ये जो नया म्यूटेंट है, जिसके और कई सारे वेरिएंट भी आ गए हैं, कोई आंध्रा वेरिएंट आ गया है, कोई बंगाल वेरिएंट आ गया है, नंबर्स आप बेहतर बता पाएंगे, वो इन वैक्सीन के लिए क्या ये वैक्सीन उन पर फायदेमंद है, चाहे कोवैक्सीन हो चाहे कोविशील्ड हो, जो हिंदुस्तान में लगाई जा रही है? जी सुमित जी, ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा है और ट्रस्ट मी कि पूरी मेडिकल कम्युनिटी, पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी इस समय इसी से सीज्ड है कि हमारी जो भी अवेलेबल वैक्सीन्स हैं वो इन नए स्ट्रेन्स पर इफेक्टिव हो रही हैं कि नहीं। तो अभी तक जो भी डेटा है
उसमें तो शायद ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, क्योंकि जो स्पाइक प्रोटीन है वो मेन चीज होती है। और अगर वायरस ने कहीं थोड़े बहुत कुछ म्यूटेशन कर भी लिए और अगर उसका स्पाइक प्रोटीन का मोस्ट ऑफ द सरफेस जो है उसकी एंटीजेनिसिटी अगर वैसी ही है तो वो होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि इस पर एक फाइनल हार्ड आंसर, सॉलिड आंसर, उसके लिए शायद थोड़ी और रिसर्च की जरूरत है। देखिए, ये हालात इतनी तेजी से अनफोल्ड हो रहे हैं और चीजें इतनी तेजी से हो रही हैं कि कई चीजों का क्लियर कट आंसर अभी नहीं है, वो रिसर्च का विषय है अभी भी। हमारी और आपकी बात सुन के डॉक्टर साहब कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, मुझे लगता है कि हमको ये क्लियर कर देना चाहिए अपने इस लाइव टेलीकास्ट में, जो कि बहुत ज़रूरी भी है, कि मैं ये बात को पुरजोर तरीके से यहाँ कहना चाहता हूँ कि वैक्सीन ही ज़रूरी है इस वक्त एकमात्र बचाव के तौर पर। एक आध दो किस्से ऐसे हो सकते हैं जहाँ किसी की मौत हुई हो या किसी को दोबारा कोविड हो गया हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन नहीं लगवाना है। वैक्सीन लगाना है, ये उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना या रोज़ खाना खाना। इसीलिए जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है वो डॉक्टर अरविंद कुमार की बात सुनकर ज़रूर जाएं, वैक्सीन लगाएं, क्योंकि 80% तक लोग जिन्होंने वैक्सीन लगाई है वो खतरनाक बीमारियों से, कोविड की वजह से होने वाली बीमारियों से बच जाते हैं। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ता हूं इस चीज़ को क्लियर करते हुए। मेरा अगला सवाल आपसे है, बहुत सी ऐसी आजकल ट्रीटमेंट। सुमित जी बोलिए। एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि 80% तो वो इन्फेक्शन से बच जाएंगे, और जहां तक सीरियस डिजीज और मृत्यु वगैरह से बचने की बात है, मेरे ख्याल से ये नंबर कहीं 97-98% से भी ऊपर होगा। अब तक हम इसको 100% मान रहे थे कि 100% प्रोटेक्शन फ्रॉम डेथ है, शायद 100 नहीं है, थोड़ा सा है। इसलिए मैं आपकी बात को पुनः इको करूंगा कि हर देशवासी से मेरा विनम्र निवेदन है कि नंबर आते ही वो शीघ्रातिशीघ्र वैक्सीन अवश्य लगवाएं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को, क्योंकि आपकी बात को कई लोग सुनना चाहते हैं। आपके वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल हैं, आप बहुत अच्छे से साधारण भाषा में आम हिंदुस्तानी को समझा पा रहे हैं कि कैसे बचें। कुछ बेसिक से सवाल हैं जो हो सकता है कि आपने कई जगह जवाब दिए हों, लेकिन मुझे लगता है कि उनको आज एक बार फिर आपको समझाना चाहिए। बहुत से लोग संक्रमण में होम आइसोलेशन कर रहे हैं। होम आइसोलेशन के दौरान कई बार ऑक्सीजन की दिक्कत होती है, सांसों की दिक्कत होती है, आपके तरीके हमने देखे। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आपके हिसाब से होम आइसोलेशन के वक्त में किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप मानसिक तौर पर भी परेशान ना हो और आप इलाज भी अपना पूरा करवा सकें? डॉक्टर साहब। जी सुमित जी, बहुत अहम सवाल है और मैं बहुत जल्दी इसका जवाब दूंगा। एबीपी न्यूज पे हमने ये पहले डिस्कस भी किया है कि एक 6 मंत्रास हम इसको कह सकते हैं कि आपको कोई भी लक्षण अगर सजेस्टिव लगे, बुखार का इंतजार न करें, गला खराब हो, नाक बह रही हो, हेडेक हो, बॉडी एक हो, फीवर हो, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, आज की तारीख में कोई भी सिम्टम अगर हो तो प्लीज आरटीपीसीआर के कंफर्मेशन का वेट ना करें, अपने को आइसोलेट करें। संक्रमण को रोकने के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये पहला एम हुआ कि मिक्सिंग ना करें। दूसरा एम हुआ मेडिसिन। सबसे जरूरी चीज मेडिसिन में है पैरासिटामोल, और उसको फीवर होने पर नहीं, उसको आप लगातार लें 6-6 घंटे पे, जरूरत हो तो 4-4 घंटे पे, क्योंकि अगर आपको फीवर होगा तो आपको बहुत कमजोरी हो जाएगी। उसके अलावा जो बहुत सारी एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स और बहुत सारी दूसरी मेडिसिन दी जा रही हैं, अगर किसी डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की है तो मैं यहां पर आर्ग्यू नहीं करना चाहता। मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि कोई एविडेंस नहीं है कि उन एंटीवायरल्स को फर्स्ट वीक में लेने से या बहुत सारी एंटीबायोटिक्स या बहुत सारी दूसरी चीजों को लेने से कोई आउटकम में फर्क पड़ रहा है। आपके डॉक्टर ने लिखी है, अवश्य लें। सबसे जरूरी चीज है फीवर को कंट्रोल करना, पैरासिटामोल लेके। ये हुआ दूसरा मेडिसिन का। पहले हफ्ते में स्टीरॉइड्स या ब्लड थिनर्स का कोई रोल नहीं है। और इनको एक और चीज हो रही है सुमित जी कि मान लीजिए मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने डॉक्टर को फोन किया, मेरे पास एक व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन आया, मैंने वो व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन अपने रिश्तेदारों को भेज दिया और उन लोगों ने मेरा प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने भी ले लिया। तो मैं विनती करूंगा कि ये बहुत गलत है, ऐसा ना करें। तीसरी चीज है कि लोग खाना बंद कर देते हैं।
हाई प्रोटीन डाइट अवश्य लें, फ्रेश फ्रूट्स लें और अपने को 2-2.5 लीटर पानी और फ्रेश फ्रूट जूसेस अवश्य लेते रहें। चिकनाई वाली चीजें अवॉइड करें। ये हुआ तीसरा एम, मील्स। चौथा एम है माइंडसेट। लोग बहुत पैनिक की स्थिति में हैं और पैनिक की स्थिति में अपने को और ज्यादा परेशान और नुकसान कर रहे हैं। तो प्लीज आप रिलैक्स करिए। ये समझ लीजिए कि 97 to 98% पेशेंट्स कोरोना के ठीक हो जा रहे हैं। तो आप 97-98% में ही होंगे। टेंस मत होइए, रिलैक्स होके डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिए। ये हुआ माइंडसेट। योगा करिए, रिलैक्सेशन करिए, एक्सरसाइजेस करिए घर पे रह के। पांचवा बहुत अहम है मॉनिटरिंग। अपने बुखार को 4-4 घंटे पे चेक करते रहिए। अपने ऑक्सीजन को पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा चेक करते रहिए, लेकिन पल्स ऑक्सीमीटर को यूज करते समय ध्यान रखें कि आपके नेल्स पे पॉलिश ना हो। आपका नेल जिधर रेड लाइट होती है उधर अंदर जाए और ये उंगली पूरी की पूरी अंदर जाए और ये ऐसे ऐसे हिल ना रहा हो और इसको हार्ट के लेवल पे 2-3 मिनट के लिए स्टेबल कर दीजिए। 2-3 मिनट स्टेबल रहने के बाद जो स्टेबल रीडिंग आएगी उसको मान के चलिए। तीसरी चीज, और ये हुआ पांचवा एम, कि अपने टेम्परेचर, ऑक्सीजन को मॉनिटर करते रहे। और जो लास्ट एम है मूवमेंट टू हॉस्पिटल, कि कब आप होम आइसोलेशन को अबेंडन करेंगे। कभी भी अगर आपका सैचुरेशन ड्रॉप करे, फीवर 104-105 से ऊपर लगातार है, आपको चेस्ट में पेन हो रहा है, एक्सेसिव खांसी आ रही है, ब्रेथलेस हो गए हैं, आपका रेस्पिरेटरी रेट 24 से ऊपर हो गया है, इन सब सूरत में आपको ऑक्सीजन की जरूरत है। एक चीज और मैं बताऊंगा कि ये जो 6 मंत्रास हैं, इसके साथ साथ आप घर में बैठे बैठे ब्रेथ होल्डिंग और 6 मिनट वॉक टेस्ट को एज ए टेस्ट कि मेरे लंग्स की स्थिति क्या है, उसके लिए यूज कर सकते हैं। आप बैठ के गहरा सांस लीजिए और चेस्ट को पूरा फुला के, जितना सांस ली सकते हैं उतना चेस्ट को फुला के अंदर रोक लीजिए और जितनी देर आप रोक सकते हैं रोक के रखिए। मैं करीब 40 सेकंड तक रोक सकता हूं, मैं उतना समय नहीं व्यतीत करूंगा, लेकिन आप जितनी देर रोक सकते हैं, हर घंटे में एक बार आप ये डीप ब्रीदिंग और ब्रेथ होल्डिंग को प्रैक्टिस करिए। अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम हर रोज पिछले रोज के मुकाबले कोशिश करने से 2-3 सेकंड बढ़ रहा है और ये 25-30 सेकंड से ऊपर है, तो मोटे तौर पर आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिलैक्स करिए, घर में इसको करते रहिए। दूसरा टेस्ट है, 1 मिनट लूंगा, 6 मिनट वॉक टेस्ट। आप सैचुरेशन अपना देखिए और उसके बाद चेक करके मान लीजिए 97 है, इसको निकाल के रख दीजिए और 6 मिनट तक अपने कमरे में वॉक करिए और वॉक करने के बाद वापस आके फिर सैचुरेशन देख लीजिए। अगर 6 मिनट वॉक करने के बाद आपका सैचुरेशन फॉल नहीं करता, उसमें 3-4% से ज्यादा का फॉल नहीं होता, ये भी एक इंडिकेशन है कि आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। सुमित जी, मैं बढ़ता हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम और खासकर से अगर ये 30 सेकंड से ऊपर है और 6 मिनट वॉक टेस्ट करने में पोस्ट वॉक सैचुरेशन में फॉल ना होना, मैं इन 2 चीजों को रिकमेंड कर रहा हूं एज क्रूड टेस्ट फॉर डूइंग योर लंग फंक्शन। लोग बहुत ज्यादा ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सीटी स्कैन्स करवा रहे हैं, संक्रमण फैला रहे हैं, अपने को परेशान कर रहे हैं। अगर आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम 30 सेकंड से ऊपर है, वॉक टेस्ट में फॉल नहीं है, तो मोटे तौर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप घर में रहें, एक्सरसाइज करें, ठीक हो जाएंगे। हाँ, अगर आपका बढ़ता हुआ ब्रेथ होल्डिंग टाइम अचानक फॉल करता है या 6 मिनट वॉक टेस्ट में फॉल होता है, तो तुरंत आप डॉक्टर को कांटेक्ट करें, आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है। उस स्टेज पे आप सेल्फ प्रोनिंग कर सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी वीडियो में दिखाया है, जो तुरंत आपका ऑक्सीजन 5 से 8% बढ़ा देगा। तब तक आप ऑक्सीजन का इंतजाम करें और अस्पताल में जाएं। सुमित डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छे से आपने बताया, 6 मंत्रास बताए, 2 क्रूड टेस्ट बताए, जिनके जरिए आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा कोरोना के किस लेवल पर हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो सेकेंड वेव आई है, इसमें कहा जा रहा है कि सेकेंड वीक जो है, 6ठे दिन से लेकर 10वां दिन तक, वो बहुत क्रूशियल है। आपको 6ठे दिन तक लगता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, आपको बुखार ठीक हो गया, आप नॉर्मल होने की तरफ बढ़ने लगते हैं, और अचानक से 7वें, 8वें, 9वें दिन पर चीज़ें आपके हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। उस वक्त में क्या करना चाहिए? सुमित जी, बहुत अहम सवाल आपने किया है। इसमें 2 फेजेज हैं। जो पहले 6-7 दिन हैं, उसमें
तो प्राय फीवर रहता है और बाकी सब सिम्टम्स होते हैं। और ऐसा नहीं है कि लंग इन्वॉल्वमेंट आपका पहले नहीं हो सकता या बाद में नहीं हो सकता, बट ज्यादातर केसेस लंग इन्वॉल्वमेंट के 8 से 14 दिन के बीच में आते हैं। तो एक तो यह है कि आप अपने को फीवर को कंट्रोल रखें, डाइट पे ध्यान दें। मैं बार बार कहूंगा प्लीज रिलैक्स करें, रिलैक्स करें। पैनिक करके आप अपना सीरियस डिजीज में जाने के चांसेस को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप बॉडी के अंदर बैड हॉर्मोन्स का लेवल हाई कर रहे हैं। तो ये सब करते रहे। मान लीजिए 7वें 8वें दिन तक आपका बुखार ठीक हो गया है। अच्छा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं और आपकी भूख कैसी है। अगर आपकी भूख अच्छी है, अंदर से फीलिंग अच्छी है, तो ये भी एक गुड साइन है। पिछले साल हमने देखा था कि फीवर 5 से 7 दिन में उतर रहा था। इस बार कई लोगों को फीवर 8 से 10 दिन चल रहा है, बट अक्सर वो 99.4 के आसपास आ जाता है। तो अगर आप जनरली अच्छा फील कर रहे हैं, भूख अच्छी है, आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम अच्छा है, रेस्पिरेटरी ठीक है, आपको खांसी बहुत ज्यादा नहीं है, ओवरऑल आप इंप्रूवमेंट के पाथ पे हैं, तो मेरे ख्याल से आप सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू करें, कुछ दिन में आप सेटल हो जाएंगे। लेकिन अगर इस स्टेज पे आपको एक्सेसिव खांसी होने लगे, अंदर से कुछ घबराहट की फीलिंग हो, भूख नहीं लग रही है, आपको फीवर बहुत हाई 102 103 परसिस्ट कर रहा है, आपका सांस का गति 20 22 24 से ऊपर हो रही है, चेस्ट में पेन हो रहा है, आपका ब्रेथ होल्डिंग टाइम कम हो रहा है, या 6 मिनट वॉक टेस्ट में आपका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस हैं कि आपको कुछ गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद आपको होम आइसोलेशन को अबैंडन करके डॉक्टर की केयर में हॉस्पिटल में जाना है। जी, एक चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे करीबी मित्र, जैसे शेष जी के बारे में हमने बात की, हमारे एक और कलीग रहे, जर्नलिस्ट कलीग रोहित सरदाना, ये लोग ठीक हो गए थे। ये लोग अपने, जैसे आज सुबह इन्होंने अंतिम सांस ली, उसके 7-8 घंटे पहले तक ये बात कर रहे थे, अपने बारे में अर्ज बता रहे थे कि मुझे घर का खाना खाना है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, और अचानक क्या हुआ कि चीज़ें बदल गई। क्या ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है कि टाइम ही नहीं देता है रिकवर करने का? अगर वो फैटली अटैक कर रहा है तो डॉक्टर्स के पास, नर्सिंग स्टाफ के पास इतना समय भी नहीं होता है कि कुछ कर सके, उनको बचाया जा सके। सुमित जी, इसके 2 एक्सप्लेनेशंस हैं। एक तो ये है कि इसमें एक एंटिटी है जिसको हमने नाम दिया है हैप्पी हाइपोक्सिया। नॉर्मली जब सीओपीडी या दूसरी बीमारियों में हमारा ऑक्सीजनेशन कम होता है, तो तुरंत रोगी को एक सांस फूलने का एहसास होने लगता है। लेकिन कोरोना में देखा गया है कि लोगों का सैचुरेशन 75 70 या उससे भी नीचे लेवल पे आ गया और उनको कोई सांस में फूलने का एहसास नहीं हुआ। इसको नाम दिया गया कि आपको हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया एक टर्म है ऑक्सीजन कम होने के लिए। तो आपको हाइपोक्सिया तो है, लेकिन आप हैप्पी हैं। तो एक तो यह एक कारण है कि बहुत सारे लोग जो ऑक्सीजन नहीं चेक करते, वो 60 65 70 पर होंगे, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं है, और अगर आप 60 50 से नीचे चले गए तो सडन डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि घंटे में एक बार ये ऑक्सीमीटर लेके अपना सैचुरेशन अवश्य चेक करें। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों में हो सकता है ये वायरस हार्ट को भी इन्वॉल्व कर रहा हो, या ब्लड में कहीं ना कहीं कोई क्लॉटिंग, जो प्रूव्ड है कि कुछ लोगों में ये क्लॉटिंग टेंडेंसी को बढ़ाता है। तो हो सकता है इन लोगों को सडनली कहीं कोई क्लॉट बना हो और उस क्लॉट की वजह से ये सडन डेथ हो सकती है। तो ये 2-3 कारण हैं। तो इसमें जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं वो है कि अपने सैचुरेशन को 1-1 घंटे पे मॉनिटर करते रहें। मॉनिटरिंग यानी कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, यहाँ पर ही जानना चाहेंगे, क्या आप क्या देखते हैं, ये सेकेंड वेव कब तक चलने वाली है, और क्या इस सेकेंड वेव को तोड़ने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए, वो जो ब्रेक द चेन वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें लॉकडाउन कंपल्सरली इस वक्त बहुत ज़रूरी है, हार्ड स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, क्या आपको लगता है कि वही एक रास्ता बचा है इस सेकेंड वेव से निजात पाने के लिए? सुमित जी, ये बहुत ही वाइटल क्वेश्चन है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे कई राज्यों में, जैसे दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से कर्फ्यू चल रहा है, और भी जगहों पर कहीं वीकेंड कर्फ्यू, किसी ना किसी तरह से रेस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कंप्लीट कर्फ्यू चल रहा है, बट उन सब के बावजूद भी आज भी पिछले 24 घंटे में 4,14,000 केस हुए हैं। और मैं ये बता दूं कि वर्ल्ड का कोई भी मेडिकल सिस्टम
दुनिया की सारी मेडिकल सप्लाईज आप इंडिया में ले आइए, अगर आप 4.25 4.5 लाख पर डे के हिसाब से केस ऐड करते रहे तो वो कोई मेडिकल सिस्टम उसको नहीं संभाल सकता। इसलिए एक तरफ हम अपने पेशेंट्स की केयर करें, वो जरूरी है, उसके साथ साथ और ज्यादा अहम बात यह है कि हम इन केसेस को किसी न किसी तरह से कम करें। अब तक जिस तरह का भी कर्फ्यू या जो भी चीजें लगाई गई थी वो अभी तक नंबर्स को कम नहीं कर पाई हैं, नंबर्स अभी भी बढ़ रहे हैं। इसलिए प्योरली एज ए डॉक्टर मैं इस समय जरूर रिकमेंड करूंगा कि हमें इन रेस्ट्रिक्शंस को हायर लेवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस में ले जाने की जरूरत है, जिसलिए जितना ह्यूमन टू इंटरेक्शन आज हो रहा है हमें उसको तोड़ने की जरूरत है। अगर हम ऐसे ही नंबर्स बढ़ाते रहे तो सुमित जी हम एक बहुत ही मुश्किल हालात की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही चौंकाने वाली बात की, और मैं चाहता हूं कि वो तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स जिनके हाथ में ये कमान होती है, ये सोच होती है, वो ज़रूर हम सब की बातों को सुन रहे होंगे और इस पर कुछ करेंगे भी। डॉक्टर साहब, अब तीसरी लहर की बात की जा रही है, दूसरी लहर ख़त्म नहीं हुई, इसका पीक अभी आना बाकी है। दो सवाल है मेरे, दूसरी लहर का पीक क्या अभी आना बाकी है, कितने दिन और फिर तीसरी लहर की बात कर दी गई है कि सितंबर तक तीसरी लहर भी आ सकती है, उसमें क्या हो सकता है, वो आप क्या देखते हैं? सुमित जी एज ए डॉक्टर जो एक बहुत ही ज्यादा पेन्ड है इस समय, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने बिना ऑक्सीजन के, और टेलीफोन पे कितना दर्दनाक है, रात के 2 बजे आपका कोई दोस्त की वाइफ फोन करे कि डॉक्टर अरविंद इनका सैचुरेशन कम हो गया है, और सब कुछ होने के बावजूद भी मैं एक सिलेंडर उनके लिए ना अरेंज कर पाऊं, ये बहुत ही पेनफुल है। इतना हेल्पलेस मैंने जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया है। एज ए डॉक्टर मैं अभी थर्ड वेव के बारे में नहीं बात करूंगा, मैं इस समय अपनी सारी जान, पूरे देश की सारी ताकत इस चीज पे लगाऊंगा कि एक एक कोरोना के रोगी को ऑक्सीजन मुहैया हो जाए, दवाएं मुहैया हो जाएं, आईसीयू बेड्स मुहैया हो जाएं, वेंटिलेटर मुहैया हो जाएं, ताकि जो रोज ये हजारों में डेथ्स हो रही हैं वो रुक जाएं। इस समय पूरे सिस्टम का ध्यान इस वेव को, जिसकी पीक अभी नहीं पहुंची है या फ्लैट नहीं हुआ है, अभी भी बढ़ रहा है, पूरे देश का ध्यान इसको कंट्रोल करने में लगाइए प्लीज, मौतों को रोकिए प्लीज। थर्ड वेव शायद सितंबर अक्टूबर जब भी आएगी हम इससे निकल जाएं, उसके बाद हमें पिछली बार की तरह आराम नहीं करना चाहिए, अपनी पीठ नहीं थपथपानी चाहिए कि हमने बहुत ग्रेट काम कर लिया। उस समय हम थर्ड वेव की तैयारी करें। इस समय पूरे देश की सारी ताकत ऑक्सीजन की कमी से होने वाली दर्दनाक मौतों को रोकने में लगनी चाहिए। सुमित जी। डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम इस पूरी बातचीत को अगर मैं समअप कर दूं तमाम दर्शकों के लिए, तो वो ये, पहला, मास्क जरूर लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करें। दूसरा, संक्रमण ना फैलाएं, यानी भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, अवॉइड करें, घर से बाहर बहुत जरूरी हो तो ही निकलें। और तीसरी और आखिरी बात, वैक्सीन जरूर लगवाएं, उसी के जरिए ही कोरोना को हम मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। अब हम जब दूसरी वेव से निजात पा लेंगे तब हम तीसरी वेव के लिए तैयारी तभी कर पाएंगे जब दूसरी वेव को लड़ सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज आपसे बात कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो करोड़ों दर्शक इस लाइव टेलीकास्ट को देख रहे हैं उनको भी आपकी बातचीत सुनकर जरूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।